जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि अभी आपके 21 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक के एग्ज़ाम संपन्न हुए थे और कल ही आपकी आंसर की जारी कर दी गई है और आपको समय दिया गया है कि 30 तारीख तक आप गलत क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। साथियों हम वो क्वेश्चन लेके आए जिन पे दोस्तों थोड़ा सा विवाद है, तो आप अगर ऑब्जेक्शन डालना चाहते हो तो दोस्तों डाल सकते हैं। इन प्रश्नों पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्नों में आपको डालना है ऑब्जेक्शन। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई प्रश्न आपको लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो आपके लिए हमने इतना मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा करती है। ठीक है, बाकी तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए यह है हिंदी का प्रश्न। ठीक है, हिंदी का प्रश्न मैं लेके आया हूँ। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इसमें दोस्तों आयोग ने सी नंबर माना है। क्या माना है? सी नंबर माना है मेरे साथियों। मगर मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों आपका डी ऑप्शंस भी सही हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, तो इस पे दोस्तों आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं डी ऑप्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कहा क्या गया है, तुम समझते हो कि वह निराबालक है परंतु, देखिए यहां से दूसरा सेंटेंस चालू रहा है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। देखिए यहां पर साथियों ये आपका अल्प विराम लगाया गया है, मगर जब दो वाक्यों को जोड़ा था दोस्तों वहां पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह होना चाहिए था, मगर इन्होंने अल्प विराम लगाया है। क्या किया है साथियों, इन्होंने अल्प विराम लगाया है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आयोग दोनों ऑप्शंस मान ले या फिर साथियों डी को माने। ठीक है, तो इस पे आपको करना है क्योंकि यहां पर साथियों आपका अल्प विराम लगाया है, ना कि अर्ध विराम इन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। परिपत्र कब जारी किया जाता है मेरे साथियों। ऑप्शन है संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, दूसरा है बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, तीसरा है किसी अधिकारी के लिखित शिकायत प्राप्त करने के। दोस्तों इसको तो एकदम गलत ही है और चौथा भी गलत है। अब देखिए आयोग ने दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही माना है और आपको क्या मानना है ये मैं बताने जा रहा हूं इसमें। देखिए साथियों आयोग ने इसमें बी ऑप्शन माना है सही। ठीक है, आंसर की में उसने बी ऑप्शन दिया है कि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। मैं आपको बता दूं मगर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन आपका ए होगा कि संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ठीक है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं कि इसका फुल प्रूफ क्या होगा, किसके आधार पर आप ये कर सकते हैं। साथियों ये देख रहे होंगे ये परिपत्र है, इसमें क्या लिखा है आप परिपत्र पढ़ सकते हैं। यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो तो उन्हें किन्हीं सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना देने हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो तो आप देख सकते हैं ये है आपका प्रूफ साथियों। ठीक है, ये परिपत्र आप देखेंगे दोस्तों मिल भी जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आपने देखा उसमें बताया गया कि संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए साथियों अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। क्या कहा गया है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है साथियों, मिली है। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में काल को पहचानना है मेरे साथियों। देखिए ऑब्जेक्शन इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आयोग ने माना है आसन्न भूतकाल। क्या माना है? आसन्न भूतकाल। मगर साथियों आपको पता है कि आसन्न भूतकाल में क्या होता है, या है ऐसे सेंटेंस लास्ट में आते हैं, या फिर ई है, क्या है ई है, ठीक है, या फिर ए है। तो दोस्तों इस पे अगर करेंगे तो इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही माना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति
मिली है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों ये आसन्न भूतकाल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आसन्न भूतकाल में आपको बता दें क्या होता है, या है, ठीक है, लास्ट में क्या आता है, या है, ई है और ए है, ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे कि वह अभी अभी गई है, तो ये सेंटेंस आपका आसन्न भूतकाल होता। मगर साथियों शांति मिली है, तो दोस्तों ये आपका आसन्न भूतकाल नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आप सही मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से साथियों, वो आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए आपको बता दें सामान्य भूतकाल में क्या होता है, या आता है, लास्ट में ई आते हैं, जैसे गया गया गया, है ना। और अपूर्ण में क्या होता है दोस्तों, जो चल रहा होता है, जा रहा था, है ना, जा रहा था दोस्तों, जो चीज अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। तो हमारे पास आसन्न भूतकाल में बताया है कि या है, ई है, ए है, ठीक है। सामान्य भूतकाल में ही है का प्रयोग करके हम आसन्न भूतकाल बना लेते हैं साथियों, इनमें से कोई नहीं, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा मेरे साथियों। तो आपको बता दें इसका एक करंट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। आप दिल्ली एयरपोर्ट की साइट पे भी जाएंगे तो वहां भी आपको इसका आंसर बिल्कुल सही ढंग से मिल जाएगा। आपको मैं दिखा भी देता हूं साथियों, देखा तो हमने ये देखा है दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडिया, तो इस पे आप देखेंगे कि नागर विमानन मंत्रालय दोस्तों, इस पे देखते हैं एयर सुविधा ना, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन एनर्जी फॉर ए ग्रीनर टुमारो दोस्तों, इसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि दिल्ली एयरपोर्ट बिकम फर्स्ट इंडिया फर्स्ट टू रन सोले, है ना, ये दोस्तों ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों 110% आपका सही आंसर दिल्ली ही होगा, क्या होगा, दिल्ली ही होगा साथियों। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन जरूर करें, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर करें दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन साथियों और देखते हैं। देखिए ये है आपका लाल पांडा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक। देखिए इसका वैसे सही ऑप्शन दोस्तों अगर पूरी तरह से देखें तो विशेष रूप से जो लग गया दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन से डी ही होगा। मगर साथियों आप जब देखते हैं खांग चेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसमें भी लाल पंडा के लिए भी संरक्षित इसमें किया गया, यहाँ भी दोस्तों लाल पंडा रहते हैं साथियों, ठीक है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो हो सकता दोस्तों आयोग दोनों ऑप्शन मान ले, इनमें से कोई नहीं हो सकता, इसके सभी को आंसर मतलब सभी को इसका नंबर दे दे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करते इसको, तो साथियों जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे दोस्तों, देखिए खांग चेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे दोस्तों, इस पे आप नीचे आएंगे ना, देखिए ये कंचनजंगा के आसपास दोस्तों, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे तो इसमें दिखाएगा किस किस जानवर के लिए दोस्तों ये आरक्षित है। तो देखिए यहाँ पर आप आते हैं तो देखेंगे ये है पशु वर्ग, कौन कौन से पशु हैं, तो ये देखिए आपको लाल पांडा भी दिख जाएगा, क्या लाल पांडा भी दिख जाएगा। तो इसलिए साथियों आप इसके बेस पर इसको दोस्तों ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, लाल पांडा दोस्तों ये माना जा सकता है, ठीक है। तो इस पे भी आप कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दे आपको। देखा साथियों उसमें हमने खांग चेंगजोंगा में दिखा दिया कि आपको ये भी आपके लाल पांडा के लिए है, ठीक है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आपके रीजनिंग का है। देखिए ये है राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ है, ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो राहुल वर्तमान में, देखिए राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। देखिए इसमें ये बताना होता है कि ये दो दोस्तों कथन दिए गए, किन कथन को पूरा करके दोस्तों किस कथन से हम राहुल के जन्म किस वर्ष में ये निकाल सकते हैं। दूसरा कथन क्या है कि 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 वर्ष छोटे हैं साथियों, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जब तक दोनों ऑप्शंस का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक दोनों कथनों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम इसका सही आंसर नहीं निकाल सकते। यानी कि इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। मगर साथियों इसमें दोस्तों इसका डी ऑप्शन नहीं माना गया है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, और ये तो 110% दोस्तों निश्चित है ये इसका ऑप्शन यही होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जिन पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और दोस्तों जरूरी नहीं कि आपके उसमें 195 नंबर पे हो दोस्तों, ये सीरीज का खेला है, आप केवल क्वेश्चन मिलाएंगे और अपने यहाँ देखेंगे किस नंबर पे है। और देखिए
किस तरह से ऑब्जेक्शन करना उसका हमने वीडियो बनाया है, जिसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहां जाकर के आप जरूर ऑब्जेक्शन करिएगा साथियों, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि वो भी करेंगे। जिस देखिए जब किसी उस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन जाता तो आयोग उसको दोस्तों सोचने पे विमर्श होता। तो आप जरूर दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों अगर आपको लगता है किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट को जरूर सुलझाएंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।